हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी, हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6। जैसे हम लोग क्लास कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखेंगे, बस एक छोटा सा बदलाव करेंगे। वो क्या है कि अब हम लोग एनसीईआरटी की सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी के बुक्स के सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास अब उतना समय नहीं है। फरवरी में आपकी एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रही है, तो ऐसे में आपके एनसीईआरटी के बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके केवीएस के एग्ज़ाम में आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोग से पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं के अनुसार हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। इतना तो फिक्स है कि आप लोग के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बुक से ही आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही रहते हैं। तो हम एनसीईआरटी के बुक्स को ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। ठीक है, बार बार पूछा गया है उस क्वेश्चन को या उससे रिलेटेड उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स लेके बैठ जाओ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना शुरू कर दो या प्रीवियस ईयर में ढूंढना शुरू कर दो कि कौन से क्वेश्चन बार बार किस तरीके से पूछे जाते हैं। वो काम आप छोड़ दीजिए, वो काम हमारा है। आपका काम इतना ही है कि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अपना जो टाइम है जितना हो सके उसे अपने पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, उसे जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट को आप वो टाइम दीजिए। आपके एनसीईआरटी के बुक्स का जो भी रिलेटेड जितना भी है इससे, वो सब आपके क्लास में हो जाएगी। ठीक है, जिस चैप्टर में आप लोग के कम पॉइंट्स रहेंगे, यानी कुछ कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, उसमें 2 क्लास के यानी 2 चैप्टर जो है आपके मिक्स करके उसके पॉइंट्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का इतना फिक्स रखिए कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग के जो है हिस्ट्री के सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को करवा दिया जाएगा। हो सकता है कि एक क्लास में आपके 3-4 चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी करवा दिया जाए। ठीक है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार हम लोग कुछ कुछ बदलाव भी करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है वो हमारा कंप्लीट हो सके। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ ना तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कम से कम हम लोग देख लें। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा। आप लोग को एनसीईआरटी के बुक्स के पीछे मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, वो काम मेरा है। आप लोग का काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। ठीक है, जो समय, जितना समय आप लोग के बच रहे हैं उसे किसी और सब्जेक्ट में लगाइए। आपकी एनसीईआरटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इस क्लास में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे, जैसे मूवेंदार शब्द का अर्थ। अब मूवेंदार, अब आप लोग को लग रहा होगा मूवेंदार क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मूवेंदार शब्द का अर्थ क्या होता है, ये कौन सा शब्द है, तो ये तमिल शब्द है। मूवेंदार जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। मूवेंदार कौन सा शब्द है, तो तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। और वो जो 3 मुखिया थे वो कौन थे। मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन 3 शासक परिवार के लिए किया जाता है, यानी मूवेंदार शब्द जो तमिल शब्द है मूवेंदार, इस शब्द का प्रयोग किन 3 शासक के लिए किया जाता है। इसका अर्थ तो होता है 3 मुखिया, यानी 3 मुखिया यानी 3 शासक। ठीक है, तो ये मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन 3 शासकों के लिए होता है, तो वो है चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, याद रहेगा वो 3 शासक चोल, चेर और पांड्य। तो क्लियर है मूवेंदार शब्द का क्या अर्थ होता है। मूवेंदार जो है एक तमिल शब्द है। कौन सा शब्द है, तमिल शब्द। अब इसका अर्थ क्या होता है, 3 मुखिया। जहां मूवेंदार आए मतलब इसका अर्थ है 3 मुखिया, और वो 3 मुखिया यानी 3 शासक कौन है जिसका उल्लेख मूवेंदार में मिलता है, तो चोल, चेर और पांड्य। क्लियर है।
जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अब ये जो 3 शासक थे मूवेंदार, दक्षिण भारत के काफी शक्तिशाली शासक जो है माने जाते थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के, ठीक है, यानी दक्षिण भारत के। ठीक है, ये है हमारा नीचे दक्षिण भारत। तो यहाँ के शक्तिशाली शासक माने जाते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक, तो चोल चेर पांडे। अगर पूछा जाता है मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन 3 शासक परिवार के लिए किया गया था, मूवेंदार शब्द का प्रयोग, तो चोल चेर पांडे। मूवेंदार का अर्थ मुखिया, ठीक है, और मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। क्लियर है यहाँ तक मूवेंदार से रिलेटेड और चोल चेर पांडे से, ठीक है। इसमें हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। जो भी आपको करवाया जा रहा है क्लास में, आप बस उतना ही देखो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही देखो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही सारे क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। तो आप लोग उतना ही देखो, एक्स्ट्रा आप लोग टाइम वेस्ट इसमें मत करना। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध था? जहां दक्षिण भारत का नाम आए तो याद रखना कि 3 शासक परिवार, जो मूवेंदार है तमिल शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, चोल चेर पांडे। जहां दक्षिण भारत चोल चेर पांडे, ठीक है। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए, मसाले के लिए, खास तौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए। दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध है? सोना सबसे कीमती। अब देख लीजिए, दक्षिण भारत का जहां नाम आए याद रखिएगा सबसे कीमती चीज यानी सोना, ठीक है, सोना मिल रहा है, सोना है ना, कीमती है ना, तो सोना मिल रहा है। अब स्पाइसी यानी कि मसाला, ठीक है, मसाला हो गया, खास तौर पे काली मिर्च। हम लोग के भारत में क्या है, हम लोग के घरों में, हर के आस पड़ोस में, सब जगह आप लोग क्या देखते हो, फैशन मतलब कुछ भी है, शादी है, फंक्शन है, तो सोना होना चाहिए। खाने में मसाला यानी मसाला, काली मिर्च तो उसमें जरूर पड़नी चाहिए, ठीक ना। और कीमती पत्थर, अब हम जो भी कुछ भी अगर पहन रहे हैं तो उसमें कीमती पत्थर जड़े होने चाहिए, है ना। तो ये सब याद करने के लिए आप लोग जिससे भी कनेक्ट कर सको कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी एग्ज़ाम जो है वो कब है? आपकी फरवरी में है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग को याद रहे याद रखो, लेकिन याद आप लोग दिमाग में सेट कर लो और इसी क्लास में कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम मत दो, जो भी करना है इसी क्लास में करना है। तो जहां हमारा दक्षिण भारत यानी कि हमारा जो भारत का मैप बना हुआ है उसके सबसे नीचे, ठीक है, क्या है वहां, जहां सबसे नीचे का बात आ जाए, दक्षिण भारत का बात आ जाए, तो समझ लीजिए चोल चेर पांडे आ गया। अब वो है मूवेंदार आ गया। अब मूवेंदार मतलब 3 मुखिया होता है, जिसका अर्थ, ये किसका शब्द है? ये तमिल शब्द है, ठीक है। अब दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए, हमारा कीमती, हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी है सोना, गोल्ड। किसी की भी शादी है तो मुझे तो गोल्ड ही चाहिए, होता है, घर घर में होता है, गोल्ड चाहिए। लड़कियों का सबसे पहले डिमांड, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे सोने की हार चाहिए, ठीक है। अब फेस्टिवल में आप शादी में जा रहे हो, अब आप हार तो लोगे ही, साथ में चटपटे मसाले भी होने चाहिए, आपके खाने में मसाले होने चाहिए, ठीक है। तो मसाले हो गए और उसमें काली मिर्च तो ज़रूर होनी चाहिए। खास तौर पे जो आपका दक्षिण भारत है वो काली मिर्च के लिए फेमस है। और साथ ही कीमती पत्थर, यानी जो भी सेट आप लोग लोगे, ठीक है, गले के सेट हो या जो भी हो, रिंग हो आपकी, उसमें कीमती पत्थर लगे हो, याद रहेगा, ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से पुकारते थे। अब काली मिर्च को यानी कितना ज्यादा कीमती था,
कितना खास था कि काली मिर्च को काला सोना के नाम से पुकारते थे। क्यों? क्योंकि इसमें इनकम होगा, है ना। बिना इनकम के कोई चीज कीमती होता कहाँ है। तो फिर रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से पुकारते थे। काली मिर्च को कहाँ पे? रोमन साम्राज्य में। ठीक है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहते थे। क्लियर है। नदियों के मैदानी इलाकों में से कावेरी नदी का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ था। अब जो नदी के जो मैदानी इलाके होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ जो था वो कौन सा है? तो आपका कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी का मैदान जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो यहां तक क्लियर हो गया है। पहला, मूवेंदार शब्द का अर्थ क्या होता है? तमिल शब्द से लिया गया है। सबसे पहला चीज जो है मूवेंदार तमिल शब्द से, क्लास में ही आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, जितना हो सके अपने टाइम को आप लोग बचाओ। एक जगह कहीं भी टाइम दे रहे हो तो उसी जगह दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मूवेंदार शब्द कहाँ से लिया गया है? तमिल शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया होता है। अब ये तीन मुखिया जब आ गए तो इसका मतलब तीन मुखिया कौन से थे? यानी मूवेंदार के शब्द का प्रयोग किन तीन शासकों के लिए हुआ था? तीन मुखिया यानी तीन शासक, चोल, चेर, पांडे। अब जहां चोल, चेर, पांडे का बात आ रहा है यानी कि दक्षिण भारत। अब ये दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा माने जाते थे, शक्तिशाली शासक थे। अब दक्षिण भारत जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, जब भी भारत के नीचे का पोर्शन आ जाए दक्षिण भारत का, तब आप लोग समझ लीजिए लड़कियों का डिमांड रहता है मुझे शादी में क्या लेना है? मुझे सोने की हार लेनी है ना, सोने के हार लेनी है। अब भाई शादी में जाएगी तो अब वो लोग को सिंपल खाने भी नहीं चाहिए, उसे मसालेदार खाना चाहिए। मेहमान आते हैं, मसालेदार चटपटा खाना चाहिए, यानी मसाले के लिए फेमस है, काली मिर्च के लिए। उसमें तो काली मिर्च तो पड़नी ही चाहिए। ठीक है, काली मिर्च के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और साथ ही और जो भी हार मिल रहे हैं उसमें कीमती पत्थर जड़े होने चाहिए। क्लियर, याद रहेगा। अब रोमन साम्राज्य में, अब जो रोमन साम्राज्य था वहां काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। कहाँ पे काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। नदियों के मैदानी इलाकों में से सबसे उपजाऊ जो मैदानी इलाका वो कावेरी नदी का मैदानी इलाका था। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज, नाविक किन हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते हैं? मतलब नाविक जो थे वो कौन से हवा का फायदा उठाते थे और अपनी जो यात्रा है वो जल्दी पूरी कर लेते थे? तो वो क्या होगा आपका? मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। ठीक है, जैसे उनको नाविक को समय लग रहा है अगर 4 दिन, तो वो मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। जब मानसूनी हवा चलती थी तो उनकी जो है यात्रा जल्दी पूरी हो जाती थी। क्लियर है। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा जो था वो कौन था? तो सातवाहन का प्रमुख राजा गौतमी बालश्री का पुत्र श्री सतकर्णी। जहां सातवाहन याद आए तो ऑप्शन देखिए, जहां 7 लिखा है वहां पे ये हो जाएगा आपका 7 यानी कि आपका ऑप्शन भी सही। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा तो श्री सतकर्णी। कहाँ है? यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है। तो आप लोग आराम से देख के, भूल भी जाते हो तो आप देख के ऑप्शन समझ लेना कि 7 है यानी कि सातवाहन ही होगा। ठीक है, सातवाहन का श्री सतकर्णी ही होगा। क्लियर है। किसका पुत्र था? तो गौतमी बलश्री का पुत्र था। श्री सतकर्णी जो था वो गौतमी बलश्री का पुत्र था और सातवाहन वंश का प्रमुख राजा था श्री सतकर्णी। सातवाहन शासक दक्षिणापथ का स्वामी कहलाते हैं। अब ये जो सातवाहन शासक था ये कहाँ का स्वामी कहलाता था? तो दक्षिणापथ का। भी देखिए यहाँ पे भी दक्षिण का बात आ गया। दक्षिणापथ का स्वामी कहलाते थे कौन? सातवाहन शासक। अब दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता था?
दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिण की ओर जो जाने वाला जो रास्ता होता था उसके स्वामी कहलाते थे। ठीक है, सातवाहन दक्षिण की ओर जाने वाले जो रास्ते होते थे उसके शासक कहलाते थे, और दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणा यानी कि दक्षिण, पथ यानी कि वो मार्ग, ठीक है, वो रास्ता। तो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता का स्वामी सातवाहन शासक कहलाते थे। सातवाहन शासक जो है वो दक्षिण की ओर जाने वाले जो रास्ते होते थे उसके स्वामी कहलाते थे। क्लियर है यहाँ तक? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले जो है शुरू हुई। ठीक है, आप लोग को पता ही है, जहाँ आपके रेशम बनाने का आविष्कार जो है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार का बाद जब भी आता है रेशम सबसे पहले चीन में, तो याद रहेगा रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था करीब 7,000 साल पहले। ठीक है, अब रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसे कहा जाता है? सिल्क रूट किसे कहते हैं? यानी कि रेशम मार्ग, जो रेशम जहाँ से जिस मार्ग से ले जाया जाता था, तो चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर लोग दूर जगहों पर जाते थे। क्या करते थे? चीन से जो लोग होते थे वो पैदल घोड़े और ऊँट पे वो दूर रास्ते पे जाते थे। ठीक है, दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। क्लियर है? जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग कहलाता था। क्या करते थे? अब रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार वो तो चीन से हुआ, रेशम बनाने के जो तकनीक था उसका आविष्कार तो चीन से हुआ। तो चीन के लोग क्या करते थे? वो लोग, चीन के लोग पैदल घोड़ों से या ऊँटों से लोग दूर जगहों पर जाते थे। ठीक है, अब चीन के लोग क्या करते थे? पैदल घोड़े पे या ऊँट से वो दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ क्या करते थे? रेशम यानी कि रेशमी कपड़े जो है वो भी ले जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग जो है जाते थे उसी रास्ते को क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। क्लियर है? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। अब जो रेशम मार्ग था उस पर नियंत्रण रखना, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक होते थे उसमें से प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, तो रेशम के मार्ग पे नियंत्रण रखने वाले शासक यानी उनके नियंत्रण में रहता था वो रास्ता, तो वो कौन थे? कुषाण थे, जो करीब 2000 साल पहले इनका शासन जो था, यानी कुषाण का जो शासन था वो मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर था। यानी मध्य एशिया में और पश्चिमोत्तर भारत में था कुषाण का शासक। कब? 2000 साल पहले। ठीक है, तो रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण रहता था? यानी नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। क्लियर है? कुषाणों के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन से थे? यानी कुषाणों का दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था, वो कौन था? पेशावर और मथुरा। ठीक है, तो कुषाण के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कुषाण जो है चीन के मार्ग पे यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। ये पहले 2000 साल पहले ये मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका क्या था? शासन था। ठीक है, कुषाण के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। अब वो केंद्र क्या थे? पेशावर थे और मथुरा था। कुषाण का जो शक्तिशाली दो केंद्र था, एक पेशावर और एक मथुरा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो कुषाण थे। ठीक है, अब देखिए आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिल रहा है। आपको दक्षिण भारत मिल रहा है, ठीक है, दक्षिण भारत मिल रहा है, चोल चेर पांडे मिल रहे हैं। ऊपर से आपको चीन के साथ आपको कुषाण, ठीक है, कुषाण भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सोने के सिक्के
आपने क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत में सोने के सिक्के भी के लिए भी जाना जाता था। ठीक है, तो सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो कुषाण थे। क्लियर है, सोने का सिक्का सबसे पहले जो जारी किया था वो कौन से शासक थे, तो कुषाण थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो कनिष्क था। अब कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क। कैसे याद रहेगा, कौ से कुषाण है, कौ से कनिष्क है। ठीक है, तो कुषाण का प्रसिद्ध राजा कनिष्क ही होगा, जिसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कब शासन किया था, 1900 साल पहले किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। अब कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पे विचार विमर्श करते थे। क्लियर है, कुषाण का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अब जिसने 1900 साल पहले शासन किया, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद मतलब जिसमें एकत्र होकर जो विद्वान लोग थे वो महत्वपूर्ण विषय पे विचार विमर्श करते थे। तो बौद्ध परिषद का गठन कुषाण ने, कनिष्क ने किया था। क्लियर है, बोधिसत्व किसे कहते हैं। अब जो बोधिसत्व है वो किसे कहते हैं, जो लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो लोग बोधिसत्व कौन हो जाते हैं, जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, ज्ञान की तो प्राप्ति कर लेते हैं और एकांतवास मतलब एकांत जगह पे जाके साधना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, वो होते हैं बोधिसत्व। आप लोगों ने देखा है बोधिसत्व के कैसे बोधिसत्व मिलते हैं, बैठे हुए मिलते हैं और क्या करते हैं, वो लोग साधना कर रहे होते हैं। आपने जहाँ भी उनकी मूर्ति देखी है उन्हें कैसे पाया है, तो बैठे हुए साधना कर रहे हैं। ठीक है, तो बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो जो लोग ज्ञान प्राप्त के बाद, ठीक है, एकांत में जाके क्या करते हैं, साधना करते हैं। एकांतवास यानी एकांत जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे वो लोग साधना करते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध की जीवनी जो है, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी कौन सी थी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र है और इसकी रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो कहाँ रहते थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क जो था वो कुषाण का प्रसिद्ध राजा था। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी करने वाले शासक थे वो कुषाण थे। ठीक है, अब कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो कनिष्क था। अब कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था, जहां पे बहुत सारे विद्वान एकत्र होके महत्वपूर्ण चीजों पे विचार विमर्श करते थे। बोधिसत्व कौन थे, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे और एकांतवास में यानी एकांत जगहों पे वो लोग साधना करते थे, वो बोधिसत्व होते थे। बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र में लिखी गई थी। इसकी रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी। अब अश्वघोष जो था वो कनिष्क के दरबार में रहता था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान की दो मुख्य विशेषता। यानी बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी महायान, उसकी विशेषता क्या थी, तो उसकी जो पहली विशेषता थी कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वो बनाए जाने लगी। यानी बुद्ध की जो प्रतिमा होती है वो बनाए जाने लगी थी। ठीक है, बनाए जाने लगी। यानी बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जब महायान, ठीक है, जब महायान आया उस टाइम क्या दो विशेषता क्या थी, अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी और बोधिसत्व लोग को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। यानी अब बोधिसत्व जो होते थे, जो लोग ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे, वो लोग साधना करते थे, अब उनके लिए क्या होने लगा, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना, यानी कि अब वो सांसारिक परिवेश में रहे, ये महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान। महायान की दो मुख्य विशेषता क्या थी बौद्ध धर्म की,
नई शाखा महायान की विशेषता, एक विशेषता थी अब बुद्ध की जो प्रतिमा है वो बनाए जाने लगी थी, यानी अब बुद्ध का प्रतिमा बनने लगा था। और दूसरी जो थी कि अब बोधिसत्व यानी जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे और एकांत जगह पे जाके साधना करते थे, अब उन लोगों के लिए क्या होने लगा कि अब उन लोगों के लिए शिक्षा देने, लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। क्या कहा गया कि अब बोधिसत्व जो है वो लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रहे, यानी कि अब एकांत जगह पे रह के जो वो लोग साधना करते थे बोधिसत्व लोग, अब उन चीज को बंद किया गया। अब उन्हें क्या कहा गया कि अब आप लोगों को शिक्षा दीजिए, ठीक है, इसके बारे में शिक्षा दीजिए, तो सांसारिक परिवेश में रहिए और उनकी जो भी समस्या है उसके समाधान आप उनके बीच जो है रह के कीजिए, ठीक है। तो क्लियर है, बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी और जो बोधिसत्व होते थे, जिन्हें एकांत में रह के जो लोग साधना करते थे, जो लोग एकांत में ज्ञान को प्राप्त करके एकांत में रह के साधना करते थे, उसे बोधिसत्व कहते थे। अब उन्हें क्या कहा गया कि अब आपको एकांत में रह के साधना नहीं करना है, अब आप लोग शिक्षा दीजिए सांसारिक परिवेश में, यानी कि बाहर सभी के बीच रह के अब आप अपनी शिक्षा दीजिए उन लोग को, ठीक है, और साथ ही उनकी मदद भी कीजिए सांसारिक परिवेश में रह के। क्लियर है। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा है। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र आप सभी को पता होगा नालंदा है, जो बिहार में है, ठीक है। फासियन एक बौद्ध तीर्थयात्री थे। फासियन कौन थे? एक बौद्ध तीर्थयात्री थे जो करीब 1600 साल पहले भारत आए थे। कौन थे बौद्ध तीर्थयात्री? फासियन, ठीक है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई है? यानी भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो हिंदू के किस ग्रंथ में की गई है? तो भगवत गीता में की गई है। याद रहेगा, भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता, भक्ति भगवत, ठीक है। तो भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है, जो एक महाभारत का एक हिस्सा है, ठीक है। अब कार्ल की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसको याद रखिएगा, कार्ल की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये क्लियर है, कार्ल की गुफा महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, इसे देख लेते हैं। ह्वेनसांग जो थे वो भारत कब आए थे? भारत कब आए थे? तो वो करीब 14 साल पहले जो है भारत आए थे। और इत्संग जो थे वो कब आए थे? तो 1350 साल पहले भारत आए थे। क्लियर है। अब ये दोनों जो भारत आए थे, ये दोनों नहीं, आपके फासियान भी, ठीक है। वो कौन थे? बौद्ध कौन थे? बौद्ध तीर्थयात्री थे। फासियान कौन थे? बौद्ध तीर्थयात्री थे। आपके फासियान, ह्वेनसांग और इत्संग जो भारत आए थे वो किस लिए भारत आए थे? तो वो बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। यानी बुद्ध के जीवन से जो भी जुड़ी हुई जगह थी, जहाँ भी उन्होंने गया था, जहाँ भी शिक्षा दी थी, जो प्रसिद्ध मठ थे, ठीक है, जहाँ पे वो शिक्षा देते थे, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो लोग भारत आए थे। और प्रत्येक ने अपने यात्रा का वर्णन भी किया था, यानी अपने यात्रा का वर्णन जो है उन्होंने किया था, जिससे पता चलता है कि वो बुद्ध के जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए वो लोग भारत आए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईसाई धर्म। अब ईसाई धर्म का उदय जो है वो कब हुआ था, यानी इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म की उदय, यानी इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में हुई थी। याद रहेगा, पश्चिम एशिया में। ईसा मसीह का जन्म जो है वो बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पे? बेथलेहम में। ईसाई मसीह यानी ईसा मसीह जो है उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ का? रोमन साम्राज्य में। अब रोम में आप लोगों को क्या, काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काली मिर्च को काला सोना, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, रोम में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, ठीक है।
तो ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम क्या था? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? अब केरल के जो ईसाई होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो सीरियाई ईसाई कहा जाता था। केरल के जो ईसाई होते थे उसे सीरियाई ईसाई कहा जाता था। सीरियाई याद रहेगा, केरल के ईसाई सीरियाई, ठीक है, ईसाई और सीरियाई मिल रहे हैं, ठीक है, यानी सीरी, एक एक करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो केरल के ईसाई को क्या कहा जाता था? सीरियाई ईसाई। क्यों? क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे, वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे, ठीक है, पुराने यानी कि सबसे पहले के, उसके बाद एक सीरी मान लीजिए, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद ये क्या हुआ? सीरी का शेप हो गया ना। तो केरल के ईसाइयों को क्या कहा गया? सीरियाई यानी कि सीरी, ठीक है। सीरियाई जहां आ जाए यानी कि समझ लीजिए सबसे पुराना, यानी पश्चिम एशिया से आए थे, वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे। अब सबसे पुराने ईसाई कौन थे? तो केरल के ईसाई थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? सीरियाई ईसाई कहा जाता था, ठीक है। केरल के सबसे पुराने ईसाई जो थे उसे सीरियाई ईसाई कहा जाता था, ठीक है, सॉरी, केरल के ईसाई को सीरियाई ईसाई कहा जाता था, जो पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे। तो विश्व के सबसे पुराने ईसाई कौन थे? केरल के ईसाई थे, जिसे सीरियाई ईसाई कहा जाता था। शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले अपवार ने की, ठीक है। शिव स्तुति जहां हमारे शिव प्रभु आ जाए, याद रखिएगा, शिव स्तुति जो था उसका रचना लगभग 1400 साल पहले अपवार ने की थी, ठीक है, अपवार ने की। क्लियर है? तो आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें इतना ही आप लोग को पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए ये इनफ है, ठीक है, काफ़ी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, उसे एक बार जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले जो पढ़ा है मूवेंदार पढ़ा, ठीक है। मूवेंदार शब्द का कौन सा शब्द है? मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? 3 मुखिया। अब वो 3 मुखिया कौन है? चोल, चेर, पांड्य। अब ये जो 3 मुखिया ये कहाँ के थे? ये दक्षिण भारत के थे, यानी ये जो 3 शासक थे कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। अब जो दक्षिण भारत जो हमारा है, हमारा जो ये दक्षिण वाला जो भारत है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध है? हमें शादी में जाना है, लड़कियों को क्या चाहिए? सोने के हार चाहिए, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खाने में मसालेदार सब्जी चाहिए, मसाले के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च तो उसमें जरूर होनी चाहिए, ठीक है, तो काली मिर्च के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ ही जो भी आप उन्हें जेवर दें उसमें कीमती आपके पत्थर जड़े हो, यानी कीमती पत्थरों के लिए हमारा दक्षिण भारत जो है वो प्रसिद्ध है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा रोमन साम्राज्य जो है, यानी कि रोमन साम्राज्य जो था वो, वहां पे काली मिर्च को जो है काला सोना कहा जाता था। कहाँ पे काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है? रोमन साम्राज्य में। क्लियर है? अब हमारे ईसा मसीह का भी जन्म जो था बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय का रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य क्या था? जहाँ काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा था उसके बाद कि सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के प्रमुख राजा सातवाहन यानी कि सतकर्णी, जहां 7 दिखे बस 7 ऑप्शन में जाइए। सातवाहन सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, सातवाहन वंश के क्या थे? राजा थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। अब सातवाहन राजा जो थे, शासक जो थे, वो क्या कहते हैं? दक्षिणापथ के स्वामी, यानी दक्षिण की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, ठीक है, जाने वाला जो रास्ता होता था उसके स्वामी कहलाते थे, उसके राजा माने जाते थे। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था, ठीक है, 7000 साल पहले। अब रेशम मार्ग क्या होता था? सिल्क रूट क्या होता था? अब चीन लोग ही आविष्कार किए थे रेशम का, तो वो लोग पैदल या फिर ऊंट, ठीक है, घोड़ों से वो क्या करते थे?
वो दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ जो है रेशमी कपड़े लेके जाते थे। ठीक है, वही जिस रास्ते से वो लोग जाते थे उसे ही रेशम मार्ग कहा जाता था। क्लियर है। अब ये जो रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण रखने का बात आ गया, यानी सिल्क रूट पर, अब वो लोग जो सिल्क जो कपड़े लेके जाते थे उस रूट पे यानी उस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। अब कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो कनिष्क थे। ठीक है, तो कुषाण के दो शक्तिशाली केंद्र थे, वो कौन से थे? कुषाण के दो शक्तिशाली केंद्र पेशावर और मथुरा। पेशावर और मथुरा। अब सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी करने में, सोने का जो सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो कुषाण था। कुषाण का राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अब ये जो कनिष्क जो था उन्होंने 1900 साल पहले शासन किया और एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद क्या था? जहाँ पे महान विद्वान लोग बैठ करके किसी महत्वपूर्ण बिंदु पे, महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करते थे, वो था हमारा बौद्ध परिषद। अब बुद्ध की जीवनी, अब बुद्ध की जीवनी तो बुद्ध चरित्र में लिखी गई है, लेकिन इसके रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र की जीवनी, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में इसके रचनाकार अश्वघोष थे। ठीक है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब अश्वघोष कहाँ रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्लियर है। अब एक बौद्ध धर्म का बात आया कि जो बौद्ध धर्म है, बोधिसत्व क्या है? जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते और वो लोग क्या करते थे? एकांत जगह पे साधना करने लगते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। अब ये जो बोधिसत्व थे, तो बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान के दो मुख्य विशेषता क्या थी? अब जो थी महायान की, जो बौद्ध की दो विशेषता थी, क्या थी? कि अब मूर्ति बनने लगी। अब उन्होंने मूर्ति, बौद्ध की मूर्ति जो है बनाना शुरू कर दी। और दूसरी जो चीज थी, अब वो लोगों को शिक्षा देने लगे। यानी अब बोधिसत्व जो थे, जो एकांत में रह के साधना करते थे, अब उन्हें कहा गया कि अब आपको एकांत में रह के साधना नहीं करना है, अब आप सांसारिक परिवेश में आइए और लोगों को शिक्षा दीजिए और उनकी मदद कीजिए, उनके बीच रह के उन्हें शिक्षा दीजिए और उनकी मदद कीजिए। ठीक है, तो इन दो चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। कब? बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान में। क्लियर है। अब एक जो काल की गुफा हमने पढ़ा, जो महाराष्ट्र में है काल की गुफा। ठीक है, फासियान कौन था? ये एक बौद्ध तीर्थयात्री था। ठीक है, कौन था? बौद्ध तीर्थयात्री था। और स्वयंसेंग, इत्संग और आपका फासियान जो है, ये लोग भारत आए थे। क्यों? तो बौद्ध के बारे में जानने के लिए, बौद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए उन्होंने कहा, शिक्षा दी, उसे प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए वो लोग भारत आए थे। क्लियर। सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्या केंद्र था वो क्या था? नालंदा था। अब भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के किस ग्रंथ में मिली है? तो भगवत गीता में मिली है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में, जो महाभारत का एक हिस्सा था। क्लियर हो गया। ईसाई धर्म का उदय 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में हुआ था। पश्चिम एशिया में ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा है। रोमन साम्राज्य जो काले सोने, काली मिर्च को काला सोना जहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता था? सीरिया ईसाई कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे और वो सबसे पुराने ईसाई थे। कौन थे सबसे पुराने ईसाई? केरल के ईसाई। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता था। ठीक है। शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई। कहाँ? अपबार ने की। क्लियर है। तो आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसमें इससे एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ नहीं आएगा, इतना आप लोग पढ़ लो, काफ़ी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग लाइक्स नहीं करते हो, आप लोग के लाइक्स से बस यही होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे हम शिक्षकों को भी क्या होता है, एक एनर्जी चाहिए होता है और बेहतर करने के लिए।
ठीक है। तो आप लोग की जो लाइक होती है वो एक एनर्जी देती है और बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।